नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट की यूनिट 9, जिसका नाम है परिचय प्रभावी सफाई कार्य। इंट्रोडक्शन टू इफेक्टिव क्लीनिंग फंक्शंस। किस तरीके से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें, और किस तरीके से उस पर हम वर्क करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्य सूची में देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे उपकरण की सफाई, जो हम स्लाइड नंबर 4 पर पढ़ेंगे। दूसरा अवधारणा का परिचय और कार्य क्षेत्र का परिशोधन, जो हम स्लाइड नंबर 5 पर पढ़ेंगे। तीसरा परिशोधन का स्थान, जो हम स्लाइड नंबर 7 से 9 पर पढ़ेंगे। चौथा प्रक्रिया में चरणों की व्याख्या, जो हम स्लाइड नंबर 10 से 12 पर पढ़ेंगे। पांचवा एयर ड्रायर के साथ धुलाई के क्षेत्र, जो हम स्लाइड नंबर 14 से 20 पर पढ़ेंगे। छठा रिकॉर्ड रखना, जो हम स्लाइड नंबर 22 से 24 पर पढ़ेंगे। 7वें नंबर पर हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 6, 13 और 21 पर देखेंगे। देखते हैं हम हमारे पहले टॉपिक को, उपकरण की सफाई। किस तरीके से हम उपकरणों की सफाई करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सफाई किसी वस्तु या वातावरण से अवांछित पदार्थों जैसे गंदगी, संक्रामक एजेंटों और अन्य अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया है। ये एक प्रोसीजर है जिससे हम जो भी संक्रामक एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी डर्ट है, उसे हम क्लीन कर सकते हैं। सफाई कई अलग अलग संदर्भों में होती है और कई अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। कई व्यवसाय सफाई के लिए समर्पित है। सफाई गंदगी और धूल के साथ कीटाणुओं को खत्म करती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे ताजगी का एहसास होता है। अस्पताल और ऑपरेशन कक्ष में आमतौर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अवधारणा का परिचय और कार्य क्षेत्र का परिशोधन। परिशोधन किसी वस्तु या क्षेत्र पर रसायनों, सूक्ष्म जीवों या रेडियोधर्मी पदार्थों सहित दूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया, कीटाणु शोधन या भौतिक निष्कासन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परिशोधन के भौतिक और रासायनिक साधनों की 4 मुख्य श्रेणियां हैं: गर्मी, तरल कीटाणु शोधन, वाष्प और गैस, और विकिरण। इन चारों तरीकों से हम हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें स्टाइल कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न: भौतिक और रासायनिक साधनों की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? अ 3, ब 6, स 4, द 2। सही उत्तर है 4। परिशोधन का स्थान और क्षेत्र। यांत्रिक संकेतक, मतलब कहाँ पर हम क्लीन कर सकते हैं आर्टिकल्स को, कौन सी प्लेस पर। यांत्रिक संकेतक MI पहला दबाव नापने का यंत्र होता है। जैकेट वाले स्टेलाइजर में दबाव और निर्धारित करने के लिए 2 मुख्य गेज होते हैं, जैकेट और कक्ष। दूसरा तापमान और दबाव ग्राफ और रिकॉर्डिंग चार्ट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यह तापमान और दबाव का वर्णन करते हैं स्टेलाइजर के अंदर, और स्टेलाइजेशन के विभिन्न चरणों को पैटर्न से जाना जा सकता है। तीसरा गेज की जांच करें और मशीन के लिए मानक के स्थान मेल खाने के लिए प्रत्येक चक्र के लिए प्रिंट आउट ले कर रखिए। चौथा रजिस्टर में प्रिंट आउट की प्रति, मतलब हम फोटोकॉपी करके रखेंगे कि हमने कौन से आर्टिकल्स को क्लीन करके रखा है और कितने टेम्परेचर पे, क्या दबाव पे हमने इसे क्लीनिंग किया है। फिर है दूसरा रासायनिक संकेतक। रासायनिक संकेतक वह पदार्थ हैं जो निश्चित परिस्थितियों में संपर्क आने पर रंग बदलते हैं। जीवाणु शोधन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से है। वे एक या अधिक मापदंडों की निगरानी करते हैं। नसबंदी प्रक्रिया, वे आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया संकेतक हैं। तीसरा है जैविक संकेत। जैविक संकेत के अंदर हम क्या देखते हैं, नसबंदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए मानकीकृत और प्रमाणित जैविक संकेतों का उपयोग किया जाता है। वे एक सूक्ष्म जीव के बीजाणुओं की एक चुनौती संख्या होती है जो सबसे अधिक प्रतिरोधी होती है। निश्चित नसबंदी प्रक्रिया है। फिर है प्रक्रिया में चरणों की व्याख्या। किस तरीके से हम परिशोधन करते हैं। बाहरी प्रक्रिया संकेतों उपयोगों को सूचित करते हैं कि पैक नसबंदी में संपर्क आ गया है। प्रक्रिया और पैक की सीलिंग और लेबलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक स्टीम पैक को ऑटोक्लेव इंडिकेटर टेप या लेबल और प्रत्येक ETO पैक के साथ चिपका दिया जाना चाहिए। तीसरा, ETO संकेतक टेप के साथ चिपकाना होना चाहिए। चौथा, आंतरिक संकेतक। पांचवा, आंतरिक संकेतक पैक में स्टरलिट की उचित पेट दिखाते हैं। फिर छठा है, हर स्टीम के अंदर मल्टी पैरामीटर इंडिकेटर स्ट्रिप्स या इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ETO पैक 7वें नंबर पर हम देखते हैं बोवी और डिक परीक्षण करेंगे, उपकरण नियंत्रण करते हैं उसके थ्रू। 8वां, प्री वैक्यूम स्टीम स्टेलाइजेशन के लिए बोवी और डिक टेस्ट अनिवार्य है।
इसका उपयोग वैक्यूम स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। 9वां, हवा के रिसाव का पता लगाएं। 10वां, यदि वैक्यूम सही है तो संपूर्ण संकेतक शिष्ट रूप से रंग बदलती है। अगर कोई लाइटर है या शीट में सफ़ेद पेच स्टेलाइजर को ठीक करने की आवश्यकता है। फिर है 11वें नंबर पे प्री वैक्यूम स्टेलाइजर को 132 से 134 डिग्री सेल्सियस पर चलाएंगे। 12वें नंबर पे पहला चक्र खाली कक्ष वार्म अप करेंगे, साथ चलाएंगे। दूसरे चक्र के लिए बोवी और डिक टेस्ट है। पैक को नली के ऊपर वाली शेल्फ पर खाली जगह पर रखेंगे। दूसरा चक्र चलाएंगे। 2 से 4 मिनट का एक्सपोजर समय होता है, जिसमें चौथे नंबर पे एक समान रंग परिवर्तन के लिए बोवी डिक संकेतक शीट की जांच करेंगे। फिर है देखते हैं अभ्यास प्रश्न। स्टीम के अंदर कौन से पैरामीटर होते हैं? मतलब जो स्टीमर होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। तो अ इंडिकेटर स्ट्रिप्स, ब इंटीग्रेटर्स, स अ व ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अ व ब दोनों। एक ड्रायर के साथ धुलाई के क्षेत्र, किस तरीके से हम ड्रायर से हमारे आर्टिकल्स को धो सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वॉशर कीटाणुनाशक चिकित्सक उपकरण के पुनः प्रसंस्करण में सफाई सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पर्याप्त सफाई के बिना कीटाणु शोधन और नसबंदी को प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक सफाई विशेष रूप से डिवाइस पर कठिन क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे कि ठीक संरेखण या बॉक्स लॉक जोड़ों पर, लेकिन ये सूक्ष्म उपकरणों जैसे सूक्ष्म उपकरणों को नेत्र विज्ञान उपकरणों पर भी कोमल हो सकता है। फिर है एक वॉशर कीटाणु शोधन का कीटाणुनाशक का उपयोग प्रथाओं, क्लिनिकों, दंत कार्यालयों, चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों में उपकरणों को स्वचालित सफाई और कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। प्रासंगिक प्रक्रिया मापदंड की विश्वसनीय निगरानी और प्रलेखन मानकीकृत और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य परिशोधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है ये केंद्रीय क्षेत्र है जहां संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए उपयोग करने से पहले सभी उपकरणों को निष्फल कर दिया जाता है। किस तरीके से हम आर्टिकल को वॉश करते हैं, फिर उन्हें ड्राई करते हैं, फिर ऑटोक्लेविंग के लिए रखते हैं, ऑटोक्लेविंग के बाद ड्राई करते हैं और पैकिंग करते हैं। ये सारा चीज़ हम एक CSSD डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, सेंट्रल स्टाइल डिपार्टमेंट के अंदर कर सकते हैं। फिर है ऑटोक्लेव एक प्रकार का स्टीम स्टेलाइजर उपकरण है। ऑटोक्लेव और स्टेलाइजर के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ऑटोक्लेव एक प्रकार का स्टेलाइजर है जो कीटाणु शोधन प्रक्रिया के लिए भाप का उपयोग करता है, जबकि स्टेलाइजर कोई भी प्रणाली है जो किसी वस्तु को विभिन्न तरीकों से कीटाणु रहित कर सकती है। जो ऑटोक्लेव मशीन होती है उसके अंदर क्या होता है, भाप उत्पन्न होती है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें नष्ट कर देती है। फिर है ऑटोक्लेवर को स्टीम स्टेलाइजर के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल या औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। एक ऑटोक्लेव की मशीन के जो दबाव वाले बर्तन के अंदर रखी वस्तु पर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और कवक बीजाणु को मारने के लिए दबाव में भाप का उपयोग करती है। फिर है ETO नसबंदी एक कम तापमान वाली प्रक्रिया है, आमतौर पर 37 से 63 डिग्री सेल्सियस की बीच, जो संक्रामक एजेंटों को कम करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड गैस का उपयोग करती है। ETO का उपयोग गैस के रूप में किया जाता है और आमतौर पर इसे अन्य पदार्थों जैसे CO2 या भाप के साथ मिलाया जाता है। बांझ भंडारण क्षेत्र चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के भंडारण के लिए डिजाइन की गई सुविधा का क्षेत्र है। अधिकांश सुविधाओं में कई बांझ हैं। मतलब किस तरीके से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, किस तरीके से हमारे स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स पैक होते हैं, स्टाइल होते हैं, वो हम लोग उनका भंडारण करके रखते हैं एक्स्ट्रा में। अभ्यास प्रश्न, स्टीम स्टेलाइजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अ बैक्टीरिया, ब वायरस, स कवक और बीजाणु, द उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। फिर हम जब स्टेलाइजेशन टेक्निक पूरी कर लेते हैं उसके बाद में हमें रिकॉर्ड रखना होता है। तो वो किस तरीके से हम रखते हैं रिकॉर्ड रखना? सामान्य प्रत्येक निर्माता और स्टेलाइजर खरीदने वाले उपयोगकर्ता को एक मैनुअल प्रदान करता है। व्यापक देखभाल और रख रखाव निर्देश है। नियमित रख रखाव, गैसकेट, चार्ट पेन, चैम्बर ड्रेन का दैनिक निरीक्षण और सफाई, स्क्रीन और आंतरिक बाहरी सतह, अनुसूचित रख रखाव, इस तरह पर स्नेहन शामिल होना चाहिए। उपयुक्त पुर्जों को देखभाल
और बदलने और खर्च करने योग्य पुर्जों को बदलना यानी स्टीम टेपर भी होना चाहिए। आशांकन दबाव और तापमान, गैस टाइमर जैसे वस्तुओं का अवधि आशांकन करना है। रिकॉर्डिंग और नियंत्रण उपकरणों का योग्य कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि में निर्दिष्ट है। निर्माता का निर्देश मैनुअल करना है, मतलब किस तरीके से हमें हमारे जितने भी आर्टिकल्स या जो इक्विपमेंट्स है, ड्रेसिंग ट्रे है, ओटी में जो भी ट्रेज वगैरह होती है, जो भी आर्टिकल्स हैं, उन्हें पैक करके फिर स्टाइल करके फिर पैक किया जाता है। उनका कितना अपने पास में स्टॉक है, वो सब कुछ हमें मैनुअली और रिटर्न में चाहिए होता है, लिखा चाहिए होता है, रिकॉर्ड करके रखना होना चाहिए। रोज का जो रिकॉर्ड होता है वो किस तरीके से रखते हैं, पहले कक्ष और आंतरिक रूप को साफ करेंगे, दूसरा चैम्बर ड्रेन को साफ करेंगे, तीसरा दरवाजा बंद करने की गतिविधि की जांच करेंगे, चौथा जाल साफ करेंगे, पांचवा सेफ्टी वाल्व को फूंक देंगे, छठा रख रखाव रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे अजीवाणु निर्देश मैनुअल, निवारक, रख रखाव, मरम्मत और आशांकन के रिकॉर्ड, लोड रिकॉर्ड, इन्हें 2 साल तक रखा जाना चाहिए। ये नसबंदी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने की एक विधि है। 5वें नंबर पे चक्र की शुरुआत में तिथि, समय, स्टेलाइजर, ऑपरेटर और साइकिल की पहचान करना। 6ठे नंबर पर अभिलेख पर अंकित किया जाना चाहिए। 7वें नंबर पे चक्र के अंत में रासायनिक संकेतक की प्रतिक्रिया दर्ज की जानी चाहिए। 8वां प्राप्त होने पर जैविक संकेतक और परिणाम दर्ज किए जाने चाहिए। 9वां बाध्यकरण रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए और सत्यापित किया जाना चाहिए। 10वां लोड रिकॉर्ड लॉग बनाए रखा जाना चाहिए। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।